बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारी वीक 1 की क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा आज उनके साथ हम कुछ आगे नए प्रोग्राम्स लिखेंगे जो कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होंगे और उनमें कुछ चीज़ें परफॉर्म होती हुई आपको नज़र आएंगी, मतलब कंट्रोल आउटपुट नहीं हो रहे होंगे। हम उन कुछ कंडीशंस और फंक्शनल चीज़ें भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और फिर कंसोल से इनपुट लेना भी हम सीख चुके हैं, लेकिन अब उस इनपुट को लेते हुए हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे। तो आज की क्लास जो है वो फ्रॉम एक स्टैटिक आउटपुट से जो है एक रियल इंटरैक्टिव प्रोग्राम तक होने वाली है, जिस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेन गोल जो है हमारी क्लास का आज का ये है कि स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ प्रोग्राम स्टोर वैल्यूज़, कि प्रोग्राम इस वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करते हैं और फिर उनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, डेटा कैसे कंपेयर होता है और कैसे हम इनपुट ले सकते हैं। प्रैक्टिकल आउटपुट जो आज की क्लास का निकलेगा वो ये होगा कि आज की क्लास के एंड तक स्टूडेंट विल बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर एंड अ फी कैलकुलेशन एग्जांपल। आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं जो कि बड़ा बेसिक सा होगा, और आप फी कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर जो उसका बैकएंड है वो भी लिखने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि यूआई और बटन्स वगैरह लगाना नहीं सीखेंगे। अभी हम कंसोल ब्लैक स्क्रीन पे ही काम कर रहे होंगे, बट वी विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट सम प्रोग्राम्स जिनसे हम फी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे वो होंगे विजुअल स्टूडियो, सी शार्प और फिर उसके साथ कंसोल ऐप होगी, और जीपीटी और कोडेक्स की थोड़ी बहुत असिस्टेंस लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी मदद मिल सके कि हम किस तरीके से कोड को इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं कि आप जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, डॉट नेट एंड एक्सेट्रा, जो सारी चीज़ें जो कि हमारा पूरा गोल है। मतलब ऑब्वियसली हम आज की क्लास में एसक्यूएल सर्वर और गिटहब तो यूज़ नहीं करने वाले, बट दीज आर शोन हियर क्योंकि ये हमारी क्लास का पार्ट है और हमने ग्रो करते हुए इन तक पहुँचना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़ के हम क्विक रिकैप कर लेते हैं पुरानी क्लास का कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि डॉट नेट इज़ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग ऐप। डॉट नेट जो है एक वो प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से दिया गया, जिसके थ्रू हम अपनी ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। फिर सी शार्प जो है वो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है। डॉट नेट हम यूज़ जब सीख रहे हैं तो वैसे भी विजुअल बेसिक वगैरह भी है, बट आर प्राइमरी लैंग्वेज फॉर नाउ इज़ सी शार्प। विजुअल स्टूडियो की हेल्प से हमने कोड लिखा, उसको रन किया और डीबग किया लास्ट क्लास में। ठीक है। और एक कंसोल ऐप हमारी जो कि बड़ा सिंपल सा एक ब्लैक स्क्रीन प्रोग्राम था, और एवरी प्रोग्राम हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर एग्जीक्यूशन बिगिंस, और हर प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मेन मेथड ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर प्रोग्राम का। नाउ आज का जो लर्निंग गोल है हमारा, आप क्या सीखेंगे आज की क्लास के बाद, वो होगा कि आपको वेरिएबल्स बनाना आ जाएंगे, आपको वेरिएबल्स में डिफरेंस करना आ जाएगा, वेरिएबल बनाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आप आज की क्लास में सीख लेंगे। डेटा टाइप्स को हम पढ़ेंगे कि किस डेटा टाइप में क्या डेटा रखना है, कौन सी डेटा टाइप किस चीज़ के काम में आ रही है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स सीखेंगे हम, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजंस परफॉर्म करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर एक लॉजिक ट्रू हो रही है तो वो क्यों ट्रू हो रही है, अगर एक फॉल्स हो रही है तो क्यों फॉल्स हो रही है, या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन का क्या आउटकम आना है, एंड सो ऑन एंड ऑन। इनपुट लेना हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम आज की क्लास में भी इनपुट तो लेना सीखेंगे। और फिर हमारी इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हम अपने लॉजिक बिल्डिंग भी सीखेंगे कि कैसे कोई लॉजिक लिखी जाती है, कैसे किसी प्रोग्राम को बनाया जाता है, कैसे उसके लिए कोड किया जाता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल लर्निंग की तरफ। सो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? अ नेम्ड कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी। वेरिएबल का मतलब ये होता है एक कंटेनर है जिसको हमने एक नाम दे दिया होता है और उसकी मदद से हम अपने डेटा को उसमें स्टोर करते हैं, बट इट इज़ स्टोर्ड टेम्परेरली। वो जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो टेम्पररी पर्पज़ के लिए स्टोर किया जाता है। उसकी मदद से प्रोग्राम को रन किया जाता है, हेल्प ली जाती है और फिर उसके बाद वो डिस्पोज होकर ख़त्म हो जाता है। वेरिएबल स्टोर्स अ वैल्यू व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस वक्त वो वेरिएबल में वैल्यू होती है, एंड लेटर ऑन वो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर उस वेरिएबल में वैल्यू भी खत्म हो जाती है, इवन वो वेरिएबल ही खत्म हो जाता है। तो थिंक ऑफ अ वेरिएबल लाइक अ लेबल्ड बॉक्स। एक जैसे सपोज करें एक बॉक्स, एक डब्बा है जिसके ऊपर आपने एक लेबल लगा दिया। द लेबल इज द वेरिएबल। तो वो जो लेबल आपने लगाया है कि आपने उस डब्बे को एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, एंड द कंटेंट इज द वैल्यू। और फिर उस डब्बे के अंदर जो चीज़ें, जो कंटेंट आपने रखा है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। तो वैल्यू कैन बी टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल, ट्रू, फॉल्स। वैल्यू जो है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते
डिफरेंट एसएमएल भी हो सकते हैं। वी यूज़ वेरिएबल बिकॉज रियल प्रोग्राम वर्क विथ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, और वेरिएबल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके साथ ही आप अपने प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं एंड सो ऑन, उसको आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो वेरिएबल के नाम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक वेरिएबल हमने रख देना है। वेरिएबल का डेफिनेटली उसकी नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, उसके नेमिंग रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को भी हम पढ़ेंगे। तो गुड नेम मेक्स कोड इजी टू रीड एंड मेंटेन। अगर आपके वेरिएबल का नाम अच्छा है तो आपको अपना कोड समझ भी आएगा, और आपका कोड किसी दूसरे को अगर देखना पड़े तो उसको भी समझ में आएगा। वेरिएबल नेम्स शुड डिस्क्राइब द वैल्यू दे स्टोर। वेरिएबल का काम ये होना चाहिए कि जो वैल्यू वो स्टोर करने वाला है वो उसको डिस्क्राइब भी करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टूडेंट का नाम जो है नेम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इट शुड बी कॉल्ड स्टूडेंट नेम रेदर देन अ नेम। क्योंकि नेम तो फिर वो टीचर का भी हो सकता है, नेम जो है वो एम्प्लॉय का भी हो सकता है, नेम पेरेंट्स का भी हो सकता है। सो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप उसका नाम स्टूडेंट नेम रखें, ताकि वो बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा हो कि भाई किसका नाम है और क्या चीज़ है। ठीक है। डू नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर। वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई हैं, गुड नेम्स एंड बैड नेम्स। बैड नेम्स के अंदर आप नंबर से कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। और डू नॉट यूज स्पेसेस इन वेरिएबल। आप अपने नाम में स्पेसेस भी नहीं लगा सकते। सी शार्प इज़ केस सेंसिटिव। सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर आप एक एज लिखते हैं जिसमें सारे लेटर्स स्मॉल हैं तो वो डिफरेंट कंसीडर होगा, और अगर आप एक एज लिखते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक लेटर कैपिटल है तो वो डिफरेंट कंसीडर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वैल्यू रखें इस वाली एज के अंदर और एक्सेस करें इस वाली एज से। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी, और दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है। यूज़ कैमल केस स्टाइल फॉर लोकल वेरिएबल्स। कुछ केसेस होते हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, जैसे कैमल केस होती है, फिर पास्कल केस है और स्नेक केस है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल्स के लिए ये प्रेफर्ड होता है कि भाई आप कैमल केस यूज़ करें, जैसे इन्होंने लिख कर दिखाया है, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स एंड मंथली फ़ी। तो आई थिंक वी शुड मूव टू द विजुअल स्टूडियो। अब हमें विजुअल स्टूडियो की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे जाकर हम अपने प्रोग्राम को, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, और उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके इनके रूल्स को भी हम क्लियर करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें कैसे अच्छे नेम्स रखने चाहिए और कैसे नहीं रखने चाहिए। सो टू फॉर दैट पर्पज़ हम मूव करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो टूल की तरफ। एंड हियर इट इज़। इस विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको यहाँ पे लास्ट क्लास कोड नज़र आ रहा होगा। सही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास कोड। तो अब मैं बिफोर कि मैं सेकंड क्लास का कोड स्टार्ट करूँ, आई वुड लाइक टू डू फ्यू थिंग्स, एंड दीज आर ओके। सो एंड दीज आर के भाई हम अपने जो क्योंकि मैं सारी क्लासेस का कोड इसी फाइल में, इसी एप्लीकेशन में फॉर नाउ करने वाला हूँ, जो कि स्टार्टिंग क्लासेस है, तो कोड जो है वो मिक्सअप ना हो जाए, फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, रीजन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। रीजन्स क्या करते हैं, हमारे कोड ब्लॉक्स को, हमारे एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को मैनेज करने के बड़े काम आते हैं, एंड दीज आर वेरी यूजफुल वाइल राइटिंग बिग फाइल्स और वाइल राइटिंग बिग कोड्स। तो आप इस तरीके से रीजन लिखेंगे। हैश से ये स्टार्ट होगा, रीजन लिखना है आपने, उसके बाद टैब प्रेस कर देना है 2 बार। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे आपके पास एक स्निपेट आ जाएगा। उस स्निपेट के अंदर रीजन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा माय रीजन, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा वीक 1 एंड क्लास 1। ठीक है। इस तरीके से हमने रीजन को रीनेम कर दिया, और पूरा जो ये कोड है मेरा, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, और एरो डाउन का जो मेरा बटन है उसको प्रेस करते हुए मैं अपने कोड को नीचे लेके आ जाऊंगा। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आप अपने कोड को मूव कर सकते हैं। ठीक है। देन हम एक और रीजन क्रिएट करेंगे, और उस रीजन का नाम रखेंगे वीक 1 एंड क्लास 2। अब यहाँ से हम हमारा सारा क्लास 2 का कोड करने वाले हैं। तो देखें कितना सिंपल हो जाएगा, अगर आप एक शॉर्टकट की प्रेस करें Ctrl+M+O, तो आपके रीजन्स कोलैप्स हो जाएंगे, और रीजन्स कोलैप्स होकर कितना क्लियरली नजर आ रहा है कि किधर आपका क्लास 1 का कोड है और किधर आपका क्लास 2 का कोड है। तो द क्लास 1 कोड इज़ हेयर। मैं इसको जो है वो सेफ साइड कमेंट कर देता हूँ। Ctrl+K+C जो है वो शॉर्टकट है कमेंट्स करने का। कोड को आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इस बटन से, और अगर आप चाहें तो देखें यहाँ पे लिखा है Ctrl+K+C, तो प्रेस करेंगे, आपका कमेंट, आपका जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास 2। अब क्लास 2 के अंदर हम कोड लिखना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल का नाम, जैसे मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ इंटीजर, और स्टूडेंट एज, उसका नाम मैंने रखा स्टूडेंट एज, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 20। अब जैसा कि हम पढ़ रहे थे इधर स्लाइड के ऊपर कि आपके जो नेम्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए।
तो इसी वजह से हम यहाँ पे स्टूडेंट एज लिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट की एज के बारे में ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। अगर मैं इसको सिर्फ इतना रख दूंगा, सो इट इज़ एक्सप्लेनिंग कि ये एज है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग कि किसकी एज है। सो इट्स प्रेफर्ड कि आप अपने वेरिएबल्स को उस तरह से रखें जिस तरीके से वो समझ में आ सकें। नाउ कुछ नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि डू नॉट स्टार्ट विद नंबर। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये आपका गलत नाम हो जाएगा, और आपको एक एरर भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये इस तरीके से रेड ब्लॉक में आ रहा है और ये कह रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड या आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। आप इस तरीके से 2 नहीं लिख सकते, नंबर से आपका वेरिएबल स्टार्ट ही नहीं होगा। इवन आपका जो वेरिएबल है वो स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। सो ये हमारा एक रूल हो गया कि स्पेशल कैरेक्टर से, स्पेस से और हमारा नंबर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। नाउ द सेकंड रूल वी हैव फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, इट इज़ दैट कि डू नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर। एक्चुअली ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड द नेक्स्ट रूल इज़ के डू नॉट यूज़ स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, हम हमारे वेरिएबल नेम्स के अंदर जो है वो स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर चाहूँ कि इस तरीके से मैं लिख दूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक साथ लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर का जो एक लेटर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नाम वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज आपका नेम वैलिड नहीं होगा। तो मतलब आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। फिर एक नेक्स्ट होता है कि आप जो है वो डू नॉट यूज़ रिजर्व कीवर्ड्स। आपके जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं आप उनके भी वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लास का वर्ड है वो हमारे पास रिजर्व होता है कहाँ के लिए, क्लास का जो वर्ड है वो हमारे रिजर्व होता है सी शार्प का ही जो क्लास का एक कीवर्ड है। यानी कि सी शार्प की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो एक क्लास एक कीवर्ड है। तो आप इस तरीके से क्लास का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आपको बेटर ये है कि आपको इस तरह लिखना होगा क्लास नेम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये क्लास नेम जो है वो नर्सरी है, या फिर आप लिख देंगे क्लास नेम मैट्रिक है। ठीक है, तो आप मतलब कहने का मकसद ये कि जो नेम्स आपके सी शार्प में रिजर्व हो चुके हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक रूल हो गया कि आप कोई भी ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अब इन कीवर्ड्स के अंदर जैसे आप स्ट्रिंग को भी यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम के लिए। जिस तरीके से मैंने लिखा है स्ट्रिंग, ये भी एक कीवर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये भी एक कीवर्ड है, आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लिखते हैं डायनामिक, ये भी एक कीवर्ड है। अगर आप लिखते हैं स्विच, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर अ पर्पज़ ऑफ मेकिंग वेरिएबल्स। ठीक है, आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते इन चीज़ों के साथ। तो हम इसको वापस क्लास नेम पे मूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल होता है कि आप डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स नहीं रख सकते। जैसे मैं अगर इसको कॉपी करूं और पेस्ट कर दूं और मैं यहाँ पे कह दूं कि क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर हो गई है, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका जो नेम है वो आप एक बार यूज़ कर चुके हैं। सो यू कैन नॉट यूज़ इट अगेन। डू नॉट यूज़ डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो आप डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। वी वर स्टडिंग कि भाई कैमल केस क्या होते हैं और पास्कल केस क्या होते हैं। तो पास्कल केस अगर हम डिस्कस करने जाएं तो पास्कल केस के अंदर आता है हमारे पास कि पास्कल केस वो होते हैं द फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज। ये पास्कल केस है। अगर आप अब इसी टेक्स्ट को देख लें ना, जो छोटा सा मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर आप इसी को देख लें तो इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट का एफ कैपिटल है, लेटर का एल कैपिटल है, ऑफ का ओ, ईच का ई, वर्ड का डब्ल्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कहते हैं पास्कल केस, और इसका नाम भी खुद ही मेंशन कर रहा है कि पी और सी, मतलब दो वर्ड हैं तो दो कैपिटल लेटर्स हैं इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड पास्कल केस। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैमल केस, जो कि हम प्रेफर कर रहे थे कि आप कब यूज़ करें, आप लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हुए यूज़ करें। ठीक है, तो कैमल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज़ लोअर केस, एंड उसके बाद के सारे जो हैं वो आपके कैपिटल होने वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बल्कि आई थिंक ये सही लिखा हुआ था कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज़ लोअर केस एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सब्सिक्वेंट वर्ड इज़ कैपिटलाइज। तो अब अगर मैं इसी को अपना वेरिएबल समझूं तो उसूलन यहाँ होना ये चाहिए कि ये जो एफ है ये स्मॉल होना चाहिए। मतलब पूरे वेरिएबल नेम का पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। मतलब ये समझे पास्कल केस ही फॉलो होगा बट आफ्टर द सेकंड वर्ड।
यानी सेकंड वर्ड्स के बाद से पास्कल केस फॉलो हो रहा होगा, बस जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके अंदर कैमल केस फॉलो करने के लिए सी कर लेंगे। तो ये मैंने बहुत बड़ा ही लिख दिया, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट इनफ कि अगर 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 4 हैं, तो पहले का लेटर कैपिटल स्मॉल होगा, बाकी तमाम का पहला लेटर कैपिटल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड हमारे पास, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्नेक केस। स्नेक केस में ये होता है कि सारे जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम लोअर होंगे, और हर लोअर केस हर वर्ड के बीच में जो है वो अंडरस्कोर लग रहा होगा, जिससे वो पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप इसको देखें बड़ा क्लियर ऐसे लग रहा है स्पेस लगा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट द स्पेस, दिस इज़ अंडरस्कोर। और यही वो वाहिद कैरेक्टर है जो कि आपके पास अलाउ है आपके वेरिएबल नेम्स के अंदर। अगर आप इसके अलावा कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको जो है वो माइनस लगा के दिखाऊँ, नॉट अलाउड। अगर मैं प्लस लगा के दिखाऊँ, नॉट अलाउड। कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है, ठीक है। तो लेट्स मेक इट लाइक दिस। तो 3 केसेस हो गए, तीनों के नाम उनकी पहचान है। सारे वर्ड के सारे पहले लेटर कैपिटल, पहले वर्ड का पहला लेटर, पहले वर्ड का सब कुछ स्मॉल, और बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, और सब कुछ स्मॉल बस इस अंडरस्कोर से सेपरेट हुआ हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ नेमिंग कन्वेंशन जिसके ज़रिए से हम अपने वेरिएबल्स के नेम्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि वो कैसे दिखेंगे और कैसे हम उनका नाम रखेंगे, ठीक है। वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो ये वाली स्लाइड हमारी कवर हो गई है। इसके बाद बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप कुछ वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कम हियर, हम थोड़े से और वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड डबल। तो हम बंदे की जो है वो हाइट स्टोर कर लेंगे। हाइट जो है वो हो जाएगी हमारी 5.9, ठीक है। तो ये डबल वेरिएबल है, ठीक है। आई थिंक इसको डेटा टाइप के बाद ही कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स, और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कॉमन डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर जब आप यूज़ करेंगे तो आप उसमें होल नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप इसमें 25.5 स्टोर नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ 25 स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज़ यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ स्टोर करनी है तो फिर आप डबल यूज़ करेंगे। अगर आपको जो है वो कोई फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फो सेव करना है तो फिर आप डेसिमल यूज़ करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट सेव करना है तो फिर आप जो है वो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अब टेक्स्ट के अंदर जो वो सिर्फ नाम नहीं आता, टेक्स्ट के अंदर जो है एड्रेस भी आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर फ़ोन नंबर आ जाएगा, सीएनआईसी आ जाएगा, एनीथिंग, वो तमाम चीज़ें आपकी टेक्स्ट में आ जाएँगी। देन आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा। 4 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल कैरेक्टर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ एक कैरेक्टर से काम करना है तो आप 4 यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही 2 कैरेक्टर की बात आ गई, आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप पे मूव होना पड़ेगा। 4 डज़ नॉट अलाउ मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है? फिर आ जाता है बूलियन। बूलियन के अंदर आपके पास 2 ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फ़ॉल्स। और एंड में आपको एक टीचिंग टिप ये मिलती है कि कभी भी अगर आपको सैलरी के बारे में काम करना है, फ़ी के बारे में काम करना है, प्राइस, यानी जहाँ भी फाइनेंशियल और मनी से रिलेटेड कैलकुलेशंस आ रही है, मस्ट यूज़ डेसिमल। डेसिमल ही आपने इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफर्ड होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई मेकिंग ईच एंड एवरी वेरिएबल। सारे वेरिएबल्स बना के देखते हैं। डबल हम बना चुके हैं, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल, और डेसिमल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं मंथली फ़ीस, और हमने एक मंथली फ़ीस स्टोर कर ली 3500.50। चलते हैं 4 की तरफ, एक 4 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और 4 के लिए हम लिखेंगे 4 और ग्रेट। अच्छा, 4 में क्या होगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल लेटर लिख सकते हैं, आप मल्टीपल लेटर्स इसमें नहीं लिख सकते। जैसे ही आपने इसमें बी लिखा, सो इट मीन्स कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, और आप इसमें सिर्फ सिंगल लेटर लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ स्टिल अलाउ कि जब आप उसे सिंगल कोटेशन में लिख रहे होंगे, ठीक है। आप इसे डबल कोटेशन में भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एड्रेस के नाम से, और एड्रेस में आप जितना चाहे सो ऑन जो भी टेक्स्ट आप रखना चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर स्ट्रिंग वेरिएबल ही हम बनाएंगे फ़ोन नंबर के लिए भी। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो नंबर है, तो इसको जो है वो हमारे पास इंटीजर में होना चाहिए या डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नंबर, बट स्टिल इट कंटेन्स सम स्पेशल कैरेक्टर्स, तो हम उसे हमारे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल डेटा टाइप के अंदर ही रखेंगे। जैसे अगर आप पाकिस्तानी फॉर्मेट से भी बात करें तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनता है, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल जो हम बनाएंगे वो होगा बूलियन टाइप का, और उसमें हम लिख लेंगे इज़ इनरोल्ड। यहाँ पे आप दो ही वैल्यूज़ रख सकते हैं, या तो फॉल्स या फिर ट्रू। सही है, तो हम इसमें फ़िलहाल ट्रू रख लेते हैं। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इज़ स्कॉलरशिप होल्डर, या एज स्कॉलरशिप एलिजिबल, दोनों बातें सही हैं। तो हम आप इसको ट्रू कर सकते हैं या फिर आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स सारे डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट हम इन तमाम वेरिएबल्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सो लेट्स से console डॉट राइट लाइन, और फिर ये स्टूडेंट एज प्रिंट हो गई, एंड console डॉट राइट लाइन, और फिर आगे हम प्रिंट कर देंगे हमारी स्टूडेंट की हाइट। एंड हाइट लिखने के लिए हमें इधर लिखना होगा स्टूडेंट
हाइट, हाइट, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इधर यूज़ कर लेंगे अपना हाइट वाला वेरिएबल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे हमारे अगले वेरिएबल को, जो कि हमारे पास है मंथली फ़ी, सही है। और उसे हम बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से, मंथली फ़ी, सही। फिर आ जाता है हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं, तो आई थिंक मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ जल्दी से, और इधर मैं इसको लिख लूँगा ग्रेड, और इसको चेंज कर देंगे हम ग्रेड से, सही। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास एड्रेस, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, देन हमारे पास आ जाएगा फ़ोन नंबर, डुप्लीकेट इज़ इनरोल्ड, डुप्लीकेट इज़ स्कॉलरशिप एलिजिबल, ठीक है। अब ये नेम्स को हमें चेंज करना है, जो हमने लेबल्स लगाए थे इसके साथ, इसको चेंज कर लेते हैं, एड्रेस कर देंगे, इसको कर देंगे फ़ोन नंबर, सही है, इसको कर देंगे इज़ इनरोल्ड, और इसको कर देंगे इज़ स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है। और एक बार इसे चला के देख लेते हैं हाउ इट इज़ लुकिंग। तो प्रोजेक्ट को रन करेंगे यहाँ से एंड यू कैन सी कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो गई है जैसे कि हमने रखवाई हुई थी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड, हम डेटा टाइप से सारी कर चुके हैं, तो हमने बना ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो एक एग्जांपल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सारा लिखवा चुका हूँ, सही है। ये वही एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे सारा कोड किया है, और थोड़ा डिटेल्ड है उससे, सही है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी स्लाइड व्हाट आर ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की जब हम बात करें, तो हमारे पास जो है ऑपरेटर्स कुछ मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ चलने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स हैं। एक छोटी सी इधर हेडिंग लगा लेते हैं हम, और उसका नाम रख लेते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सही है। और अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम कहेंगे इंटीजर नंबर, सही है। और इंटीजर नंबर के बाद एक्चुअली पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सबको लिख लेते हैं। और सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास माइनस, और माइनस आता है हमारे पास यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, दैट इज़ कॉल्ड यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एंड फिर नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सिंबल डिफरेंट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा, इसको हम कर देंगे यूज़ फॉर एडिशन। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सिंबल जो कि है यूज्ड फॉर डिवीजन, सही है। तो अब क्योंकि हमारे पास ऊपर एक फ़ी ऑलरेडी बनी हुई है, सो लेट्स ट्राई कि हम इसी फ़ी के साथ आगे अपनी सारी एक रियल टाइप की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें थोड़ा समझ भी आए, और थोड़ा सा हमारा ब्रेन भी खुले कि अगर हम एक फ़ी सॉफ्टवेयर बनाने जाएँ तो हम उसमें किस तरीके से चीज़ों को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि भाई हम एक स्टूडेंट को डिस्काउंट ऑफ़र करें, ठीक है। तो डिस्काउंट हम दे देंगे भाई हमारे पास 0 एम। अच्छा, डेसिमल के साथ आपको एम लिखना ज़रूरी है, ठीक है, आपने एम लाजमी लिखना है। तो मैं अभी डिस्काउंट इसको दे देता हूँ 0, ठीक है। या फॉर नाउ चले हम स्टार्ट करते हैं 500 से, लेट्स से कि 500 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। अब मैं वापस से एक डेसिमल वेरिएबल बनाऊंगा और अपनी टोटल फ़ी लिखूंगा यहाँ पे। टोटल फ़ी एक नया वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और जो मेरी मंथली फ़ी थी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा डिस्काउंट को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्योंकि मुझे करनी है, और हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी टोटल फ़ी में से जो कि मंथली फ़ी थी उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, और उसके बाद प्रिंट करवा कर देखते हैं कि क्या बनती है हमारी फ़ी, ठीक है जी। तो हमारी फ़ी कुछ इस तरीके से फिर बनेगी कि डबल कोटेशन, और हम उसका नाम कुछ इस तरह देंगे कि टोटल फ़ी या मंथली फ़ी आफ्टर डिस्काउंट। ये हमारी जो मंथली फ़ी है वो आफ्टर डिस्काउंट कितनी होती है। तो एक कॉलन लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल फ़ी, और दैट्स इट, ठीक है जी। सो लेट्स सेव एंड प्रिंट, तो रन करके देखते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखें हमारी फ़ी जो कि पहले 3500 थी वो अब हो चुकी है 3000 रुपीज़, क्योंकि हमने उसमें से 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया एक अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट वाज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। अब सपोज करें कि मुझे इस फी के ऊपर टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक डेसिमल वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसमें कहूँगा टैक्स रेट, एंड टैक्स रेट वुड बी 0.15 m। ठीक है, 0.15 m का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने इसके ऊपर 15% टैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये मैंने 15% के बजाय 0.5 m क्यों लिखा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इफ़ वी ओपन द कैलकुलेटर हेयर, अगर हम कैलकुलेटर खोलें, तो जब हम उस कैलकुलेटर में जाएंगे, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 15% निकालना होगा, जैसे कि मैं अगर 3000 का 15% निकालता हूँ, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, ठीक है, एंड देन मैं डिवाइड करूँगा उसको 100 से, तो मेरे पास 450 जो उसका 15% आएगा। तो ये डिवीजन था ना 100 से, ये डिवीजन हमने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया अपने 15 के ऊपर, जिस वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार में 0.15 लिख दिया। आप चाहें तो 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर मेक श्योर कि आपको दोबारा उसको डिवाइड करना होगा, तो इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइडेड वैल्यू लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5। तो जो डिवीजन वाला काम है ना, वो हमने ऑलरेडी पहले ही परफॉर्म कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं टैक्स अमाउंट। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी मंथली फ़ी है उसके ऊपर हमारा टैक्स अमाउंट कितना बनता है। सो इट विल बी कि जो मेरी टोटल फ़ी थी, टोटल फ़ी जो कि बनती है टोटल फ़ी मल्टीप्लाई बाय और मेरा टैक्स रेट। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी वो अमाउंट जो कि मुझे माइनस करवानी है मेरे टैक्स में से। सही, तो मैं इसको जब कंसोल राइट लाइन करवाऊंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि टैक्स अमाउंट, कि कितना टैक्स अमाउंट बन रहा है 15% मेरी मंथली फ़ी के ऊपर से। सही है, तो मैं वो यहाँ पे लिख लूँगा टैक्स टैक्स अमाउंट। सही है जी, और वो टैक्स अमाउंट हमने यहाँ पे ले जाके रख दिया। ठीक, तो इसको चला के देखते हैं, तो 450 समथिंग टैक्स अमाउंट आ रहा होगा हमारा। ये देखिए बिल्कुल 450 समथिंग हमारा टैक्स अमाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एक और ऑपरेटर पढ़ लिया, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टैक्स को सम करवाना है हमारी टोटल फ़ी के ऊपर। क्योंकि मेरा टोटल फ़ी का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसी टोटल फ़ी के वेरिएबल को मैं दोबारा यूज़ करूँगा और उसको रीअसाइन करवाऊँगा टोटल फ़ी प्लस टैक्स अमाउंट से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये रीअसाइनमेंट हो रही है, मतलब एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल को मैं दोबारा से रीअसाइन करवा रहा हूँ विद द न्यू वैल्यू। यहाँ पे पहले पड़ा हुआ है 3000 समथिंग, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, उसी 3000 पे जो मेरा टैक्स आया है मैं उसको उठा करके वहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। सो इसी कंसोल राइट लाइन को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, लेट्स नॉट राइट इट अगेन, और बल्कि एक्चुअली ये वाली को उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे कहते हैं मंथली फ़ी आफ्टर टैक्स। तो जब इसको हम रन करेंगे, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा हमारे पास। पहले हमारी फ़ीस थी 3500, उसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ तो वो हो गई 3000, फिर जब उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ तो वो हो गई 3450। सही है, तो इस तरीके से हमने एडिशन वाला ऑपरेटर भी हमारा पढ़ लिया। सही, नाउ नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि हम डिवीजन, तो डिवीजन के लिए हम एक अच्छा एग्जांपल इसी वेरिएबल के थ्रू निकाल सकते हैं, दैट इज़ स्कॉलरशिप होल्डर। कि अगर बंदा स्कॉलरशिप होल्डर है, तो जो भी उसकी फाइनल फ़ी बन रही है उसके ऊपर आप क्या करो, उसके ऊपर आप ले जा करके डायरेक्ट अप्लाई कर दो उसका 50% डिस्काउंट। सो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि एक वेरिएबल, एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे कि अगर उस बंदे को स्कॉलरशिप मिल चुकी है, ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको अभी यूँ ही लिखता हूँ ताकि क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ना है, तो लेट्स राइट इन सिंपल वे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा सिंपल वैसे ये है, बट हम इसको सिर्फ समझने के लिए लिखते हैं कि अगर स्कॉलरशिप की वैल्यू ट्रू है, अगर बंदे को स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें टोटल फ़ी में से डिस्काउंट देना है मज़ीद 50% का। तो मैं कैसे दूंगा वो डिस्काउंट, मैं कहूँगा टोटल फ़ी इज़ इक्वल टू, मैं दोबारा देखें रीअसाइन कर रहा हूँ, टोटल फ़ी, टोटल फ़ी माइनस, और अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगा कि इसमें से क्या माइनस करना है आपने, टोटल फ़ी का माइनस करना है आपने 50%। 50% हम कैसे लिखेंगे, 0.5 m। सही है, तो अगर आप 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.5 आएगा। तो 0.5 मतलब हमने 50% टोटल फीस का निकाला, और वही 50% हमने टोटल फ़ी में से माइनस करके वापस टोटल फ़ी के अंदर सेव कर दिया। तो मैं इस लाइन को दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस लाइन को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ दोबारा, और इधर हम लिख देंगे कि स्टूडेंट
is eligible for scholarship and awarded with 50% डिस्काउंट। ठीक है जी, तो हमने 50% डिस्काउंट भी दे दिया। और अगर एल्स, अगर वो फ्लैग यानी कि ये वाला जो बूलियन वेरिएबल है हमारा, अगर ये फॉल्स है, इसके अंदर बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई, तो फिर हम इसी मैथड का उलट कर देंगे, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, और आगे मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, लेट्स रन दिस। और जब हम चलाएंगे तो देखें स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप जाके देखें तो इस वक्त फॉल्स है। सो इफ़ आई मेक इट ट्रू अगेन, अगर मैं इसको दोबारा ट्रू कर देता हूँ एंड रन इट अगेन, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको 50% मज़ीद डिस्काउंट मिल गया, यानी कि जो पहले डिस्काउंट मिला फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगा तो उसके ऊपर मज़ीद 50% डिस्काउंट मिला, जस्ट बिकॉज कि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने तमाम अपने चारों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड वो होता है परसेंटेज यूज फॉर मॉड्यूलस। ठीक है, और मॉड्यूलस की एक एग्जांपल बनाने के लिए हम इवन और ऑड कैलकुलेट करने का एक तरीका निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और 2 से पूरे पूरे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, तो उनमें जो रिमाइंडर बच रहा होता है उस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप 3 को 2 से डिवाइड करें तो 3 जो है वो 2 जो है वो 3 को एक बार डिवाइड कर पाएगा, और जो 1 बचेगा एंड दैट 1 कैन बी विल बी कॉल्ड रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलस। तो जिसमें भी रिमाइंडर मिल रहा होगा वो एक इवन नंबर नहीं हो सकता, वो एक ऑड नंबर हो रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स मेक इट सिंपल। इवन ऑड की यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं कि भाई हम इवन ऑड कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं दैट इज़ नंबर, और उस नंबर के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं 20। सही है, और फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल, और उसमें हम स्टोर करेंगे रिमाइंडर। और रिमाइंडर हम कैसे स्टोर करेंगे कि जो हमारा नंबर है उसको हम मॉड्यूलस कर देंगे हमारे 2 से। ठीक है, हम 2 से बस मॉड्यूलस को रिमाइंडर निकालने के लिए नंबर को मॉड्यूलस कर देंगे 2 से, और फिर एक और इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे, और उस इफ़ कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई अगर इफ़ रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन 0, अगर रिमाइंडर में कुछ आ गया है तो हमें कंसोल में लिखना चाहिए कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और वो होगा ये कि द नंबर इज़ ऑड एंड रिमाइंडर एंड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एंड रिमाइंडर इज, और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस में जाके लिख देंगे रिमाइंडर। उससे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा डॉलर साइन लगाना होगा, एंड हियर इट इज रिमाइंडर। सही है, इसके बाद एल्स में जाएंगे, अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा नहीं है तो नीचे आएँ और यहाँ पे आके सिर्फ इतना कह दें कि नंबर इज़ इवन। सही है, और इस प्रोग्राम को जब हम बिल्ड करेंगे और जब रन करके देखेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, एंड द रिजल्ट इज़ हेयर, कहाँ गया ये देखिए यहाँ पे नंबर है, द नंबर इज़ इवन। सो नाउ लेट्स कम बैक अगेन। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेक इट 21, और अब देखते हैं इसको चला के, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आने वाला होगा। और वो रिजल्ट क्यों आएगा, क्योंकि अब जो 21 हमारी वैल्यू है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये आई थिंक कहीं स्टक हो गया। इसको दोबारा चलाते हैं एंड सी, यहाँ पे आ रहा है कि द नंबर इज ऑड एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो है वो 21 को 20 तक ही डिवाइड कर पाएगा, उसके आगे नहीं कर पाएगा, तो जो रिमाइंडर बच रहा होगा, तो फिर आपका जो नंबर है 21 वो एक ऑड नंबर है। इसके अलावा वो तमाम नंबर जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वो तमाम नंबर आपके इवन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मॉड्यूलस वाला भी पढ़ लिया, और हमारे तमाम जो है वो अर्थमेटिक वाले सिनेरियोज हमने कंप्लीट करके दिखा दिए। ठीक है, तो अब क्योंकि अब हमें आगे मज़ीद और चीज़ें भी पढ़नी है, सो एक हम काम करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होती जा रही है, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं जिससे हमें डिफरेंस पता चल सकेगा रिजल्ट्स के बिटवीन, कि यहाँ से एक डिफरेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स। अब हम स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं, और स्लाइड्स की तरफ अब जब वापस चलेंगे तो अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही ना हमारे पास एक और टॉपिक है छोटा सा, एंड दैट इज़ कॉल्ड, जो है वो बोर्ड मास वाला टॉपिक है, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास वाला टॉपिक हम डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। सही है, तो इसको हम एक काम ये करते हैं
कि कुछ वेरिएबल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। इंटीजर a एक हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके साथ हम एक क्रिएट करते हैं इंटीजर b जिसकी वैल्यू 3 रखते हैं। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर c जिसकी वैल्यू 4 होगी, इंटीजर d जिसकी वैल्यू जो है 5 होगी, और एक और बना लेते हैं आखिरी इंटीजर e जिसकी वैल्यू हम रखेंगे 6। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक इसके ऊपर बोर्ड मास इम्प्लीमेंट करके देखना है। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैथ्स के अंदर रूल्स क्या होते हैं। मैथ्स के अंदर रूल्स ये होते हैं कि जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद अंदर राउंड ब्रैकेट होता है। तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले रिजॉल्व हो रहा होता है, और बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी यही होती है कि जो आपके पास सबसे अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं वो सबसे पहले रिजॉल्व होंगे। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि तमाम राउंड ब्रैकेट्स ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो स्कोप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो जो है आपकी एरे और दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना होता है। तो उसको एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। लेट्स से कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और अब हम यहाँ पे कहते हैं कि a प्लस टू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे, सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 14। तो 14 हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, 14 हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो कि बोर्ड मास का रूल है। तो उस हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है कि पहले सी और बी वेरिएबल्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 इंटू 4 का रिजल्ट होता है 12, और जब 12 के ऊपर प्लस होता है 2 तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है 14, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब फिर सपोज कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई नहीं बल्कि पहले प्लस करवाऊँ, तो फॉर दैट पर्पस मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना पड़ेगा। नाउ द सी शार्प एंड डॉट नेट प्रोग्राम विल अंडरस्टैंड कि पहले उसे ब्रैकेट रिजॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पहले ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना होता था, उसके बाद हम कुछ करते थे। सो अगर अब आप इसको रन करेंगे, अब 14 नहीं आएगा, अब रिजल्ट होगा डिफरेंट, बिकॉज 2 और 3 पहले सम होके 5 बन जाएंगे। फिर जब 5 इंटू 4 होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हम इसको चीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम मज़ीद मल्टीपल ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। मल्टीपल ब्रैकेट्स कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको इनक्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और मैं कहता हूँ कि भाई पहले सी और डी को आपस में माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो। सो लेट्स सी कि अब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -5। -5 क्यों आ रहा है, देखें ए और बी पहले प्लस होंगे, पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा, 5 आएगा। फिर सी और डी रिजॉल्व होगा, तो क्योंकि सी जो है वो छोटा है, डी बड़ा है, तो जब छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस होती है तो हमारे पास -1 आता है। अब -1 इधर आ गया, -1 और इधर आ गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 रिजल्ट आ जाएगा -5, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो अब अगर आपको इसे मज़ीद इन्हेंस करना है, आपको एक और ब्रैकेट लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ए को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें और कह दें कि भाई पहले ई को जो है वो डिवाइड कर दो आप, ई को पहले डिवाइड कर दो आप ए से, उसके बाद फिर सम करो। तो अब मैं इसको चला के देखूंगा तो मज़ीद डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा। तो अब अगर आप देखो ई की वैल्यू है 6, जब वो 6 डिवाइड होगा 2 से यानी ए से, तो रिजल्ट आएगा 3। ठीक ठीक है। 3 के ऊपर जो है जब आप यहाँ पे आ गया आपका रिजल्ट 3, 3 के ऊपर जब प्लस होगा दोबारा से 3 तो वो बन जाएगा 6, और क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा था, 6 इंटू -1 आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है। तो अगर इसके स्टेप्स आप जानना चाह रहे हैं तो इसके स्टेप्स जो हैं वो आपके कुछ बनेंगे इस तरीके से कि ये आपके तमाम स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपके पास जो है वो ई डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 प्लस बी होगा तो 6 आएगा, सी माइनस डी होगा तो -1 आएगा, और फिर 6 इंटू -1 होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -6। बस डिफरेंस ये है कि ये चलेगा आपका प्रोग्रामिंग के अंदर और ये चलेगा आपका बेसिक मैथ्स के अंदर। ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है, बस वहाँ पे कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे आप ऑलवेज़ राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी हमारा एक डिफरेंट टॉपिक इधर कवर अप हो चुका है। ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि हमारे थे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे हम पढ़ चुके हैं, बट ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता ये है कि जो आपकी ये जो चीज़ है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है। ठीक है। आप यहाँ पे जब भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास टोटल 6। ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास टोटल 6, वो हमारे पास हैं ये वाले। तो इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये 6 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहला है इक्वल इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि जो दो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं वो दोनों बिल्कुल बराबर है।
ठीक है। सेकंड आता है ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल का मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यूज़ आपस में 2 दे रहे हैं उसमें वो या तो बड़ी है या बराबर है। फिर आता है इक्वल लेसर। इसका मतलब ये होता है कि जो 2 वैल्यूज़ हम दे रहे हैं उसमें वो या तो बराबर है या छोटी है। ग्रेटर मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी है, बराबर नहीं देख रहे। लेसर मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटी है, बराबर नहीं देख रहे। और नॉट इक्वल का मतलब ना छोटी ना बड़ी, बस हम देख रहे हैं कि वो 2 वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं है। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है, 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर x जिसकी वैल्यू रख लेते हैं 200, एक बना लेते हैं इंटीजर y जिसकी वैल्यू रख लेते हैं 300। ये 2 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब हम इन 2 वेरिएबल्स के साथ अपने तमाम ऑपरेटर्स को ट्राई कर लेंगे। तो हम सही सबसे पहले लिखेंगे console.writeLine, और console.writeLine के अंदर हम लिखने वाले हैं पहली कंडीशन हमारी इक्वल इक्वल वाली। ठीक है जी, तो इक्वल इक्वल वाली हमारी पहली कंडीशन आ जाएगी और इसके अंदर हम कहेंगे कि हमारा x इज़ इक्वल इक्वल टू y। अब अगर ये दोनों मैच होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चल लेते हैं console.writeLine, और इधर हम नेक्स्ट पे लिखेंगे आराम से अपना, और वो होगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, सही। और ग्रेटर देन के अंदर हम क्या कहेंगे, x इज़ ग्रेटर देन y। सही। इसी को कॉपी कर लेंगे और साइन को सिर्फ चेंज करना है और इसको हम कह देंगे लेस देन। ठीक है जी। फिर इसको वापस बना देंगे और अब हमें क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल को चेक करना है तो हम इधर लिख देंगे ग्रेटर इक्वल। सही है। तो इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ ताकि आप समझ सकें, ग्रेटर देन और इक्वल इस तरीके से। ठीक है। तो साइन कुछ इस तरीके से होंगे इसके, ग्रेटर और इक्वल दोनों लगेंगे। इसको वापस हम ले लेते हैं, फिर इसे रिवर्स कर देंगे और इसको कर देंगे हम लेस देन और इक्वल। सही है। और एक आखिरी हमारे पास क्या था, दैट वाज नॉट इक्वल। तो इसको हटा के साथ को और इधर लिख देते हैं नॉट इक्वल। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये देखें अगर अब आप इसको देखते हो तो x जो है वो 200 है, याद रखना, y जो है वो 300 है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, x और y इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ गया। सही। x जो है वो y से बड़ा नहीं है तो फॉल्स आ गया। x y से छोटा है, ये ट्रू हो गई कंडीशन, ये सच है तो ये ट्रू हो गया। x ना y से बड़ा है ना बराबर है तो ये फॉल्स हो गया। x y से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसलिए ये ट्रू आ गया। और x y के बराबर नहीं है तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। अब अगर मैं इनको शफल कर दूं, मैं इसको कर दूं 300 और मैं इसको कर दूं 200, तो अब जब मैं इसे चलाऊंगा, नाउ आई विल गेट डिफरेंट रिजल्ट। बंद करते हैं, एक बार फिर चलाते हैं और अब ये देखें अब क्या हुआ, इक्वल तो अभी भी नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो इस वजह से फॉल्स आ रहा है, लेकिन ग्रेटर हो गया। अब x जो कि पहले छोटा था अभी बड़ा हो गया तो फिर उसका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हम जब दो वेरिएबल्स के बिटवीन कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो हमारे ये वाले ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में अब हमें क्या करना है कि अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स हैं, और ये मैंने आपको इससे बेटर एग्जांपल में आपको यहाँ पे समझा दिया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो दीज आर और ऑल एग्जांपल्स, और ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में एक एक करके सारी समझा दी हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ़ी कैलकुलेशन का, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो मैं आपको पूरा कोड प्रोवाइड करूँगा। सही है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमने सारे एक एक करके देख लिए हैं सारे। और फिर आ जाता है यूज़र से इनपुट लेना, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आके हम एक छोटा सा इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। और वो इनपुट किस तरीके से होगा, हम कहेंगे कि भाई console डॉट राइट लाइन, और उसमें लिख देंगे कि एंटर योर एज, अपनी एज एंटर करो। ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर एज, इंटीजर एज, और उसमें हम स्टोर कर देंगे console डॉट रीड लाइन। सही है। और जो भी लाइन में से रीड होके आएगा हमारे पास हम उसे स्टोर कर देंगे, और फिर साथ ही साथ हम उसे प्रिंट भी करवा देंगे कि console डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई योर एज इज़, कि आपकी जो एज है वो कितनी है, यहाँ पे डॉलर साइन लगा देंगे और इधर हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लेकर लिख देंगे कि हमारे पास एज आ गई है। सही है। अब आप यहाँ देखोगे कि इधर एरर आ रहा है, उस एरर को जब हम होवर करेंगे
तो उसके ऊपर हमें पता लग जाएगा कि आप जो है वो अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हमें टाइप कन्वर्जन करनी होती है तो याद रखें, जब भी आप यूज़र से डेटा ले रहे होंगे तो डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा होगा, और फिर जब वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा तो उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करवाना होगा कुछ इस तरीके से, कन्वर्ट टू इंटीजर 32। सही है, इसे आप 32 बिट में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर आप उसे स्टोर कर लेंगे। जब आप इसको रन करेंगे प्रोजेक्ट को, तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर अब यूज़र यहाँ से जैसे वो लिखता है 20, तो फिर वो आपका आके स्टोर हो जाएगा 20। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी एक एरर आ सकता है कि फॉर सपोज़ मैं अगर एज की जगह अपना नाम लिख दूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई ये अरसलान तो इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, आपने गलत इनपुट दे दिया है। ठीक है, तो द इनपुट स्ट्रिंग का मतलब जो यूज़र ने इनपुट दिया है दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सही है, तो इस वजह से हमारा जो ये वेरिएबल है इंटीजर जिसके अंदर हमने एज स्टोर करनी थी, उसमें तो ये टेक्स्ट कभी भी कन्वर्ट होके आ ही नहीं सकता, देयर इज़ नो चांस। तो इसके लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क बन जाता है कि आपने एआई की मदद से और थोड़ा सा खुद स्टडी और एक्सप्लोर करके आपने फाइंड करना है कि हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैं इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर नंबर दे दिया जाएगा तो फिर तो सही चलेगा, लेकिन अगर नंबर नहीं दिया जाएगा देन इन दैट केस इट विल बी ब्रेकिंग। ठीक है, बाकी फिर जो दूसरी के टाइप कन्वर्जन हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम मज़ीद डिटेल में आगे जाकर स्टडी कर रहे होंगे। फॉर नाउ आपको इसको बस एक एक्सेप्शन केस को हैंडल करना है कि किस तरीके से ब्रेक भी ना हो प्रोग्राम, और मैं जब इसमें कोई टेक्स्ट लिख कर दूं तो मुझे वो सिस्टम कहे कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल कैलकुलेटर तो हमारे पास नहीं है, बट फुल फ़ी कैलकुलेटर हमारे पास एक अवेलेबल हो चुका है, वो मैं आपको पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर जो हम कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स हमारी क्या होती हैं कि हम सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं लाइन के एंड पे, तो इससे हमें एरर मिल सकता है। अगर आप गलत डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको एरर का सामना हो सकता है। बगौर देखें आप अपने नेम को कि अगर आपने कैपिटल एन यूज़ किया है तो आप स्मॉल एन से उसको यूज़ नहीं कर सकते। कैलकुलेट विद इनपुट बिफोर कन्वर्टिंग, आप हर चीज़ को कैलकुलेट करें, हर चीज़ को कन्वर्ट करें, अच्छे से देखें कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, और अक्सर व बेशतर आपको डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाला एरर भी अक्सर मिल सकता है। अगर मैं आपको एक जगह दिखाऊं जहाँ पे हम डिवीजन करवा रहे थे, और जो डिवीजन हमारी हो रही थी वो किधर हो रही थी हमारी डिवीजन, एक पार्ट हमने अगर कहीं डिवाइड वाला देखा हो, आई थिंक हमने डिवाइड वाला इधर एग्जाम्पल नहीं किया है। सो लेट्स परफॉर्म अ डिवीजन एग्जाम्पल एज वेल हेयर। हम यहाँ पे एक डिवीजन वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल परफॉर्म करके देखते हैं। हम अपनी जो फीस है ना उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ इंस्टॉलमेंट काउंट, और इंस्टॉलमेंट काउंट में कह देता हूँ कि 3, मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में अपने फ़ीस को डिवाइड करूँगा। तो वो मैं बिल्कुल एंड में ले जाता हूँ इस चीज़ को कि हमारी फ़ीस कैसे डिवाइड होगी, 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होगी। सही है, तो फिर हम एक डेसिमल वेरिएबल बनाते हैं। डेसिमल इंस्टॉलमेंट फ़ी क्या होगी हमारी, कि जो भी मेरी टोटल फ़ी बनती है उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा इंस्टॉलमेंट काउंट के साथ। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करवा देंगे कि पर इंस्टॉलमेंट फ़ीस हमारी क्या बन रही है। सो लेट्स से पर इंस्टॉलमेंट फ़ी, ये हमारी पर इंस्टॉलमेंट फ़ी बनती है, और मैं उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो जो भी हमारी फाइनल फ़ीस बनती थी जब वो 3 से डिवाइड होगी तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये इतने सारे डेसिमल्स जो आ गए, ये हम डिस्कस करेंगे, इनको कैसे राउंड ऑफ करना है वो सब हमारी आगे की क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल फॉर सपोज़ कि मैं इसको ज़ीरो कर दूँ। अब जब मैं इसे ज़ीरो कर दूँगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। वो क्यों ब्रेक हो जाएगा कि भई मैं कोई इंस्टॉलमेंट नहीं रख रहा, तो अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय ज़ीरो। जब आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर में भी अपनी किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपको एरर मिलता है, तो ये वही एरर है। तो या तो आप इसको 1 रखेंगे या फिर आप इसको हैंडल करेंगे कि भाई किस तरीके से डिवीज़न को आपने हैंडल करना है, किस तरीके से आपने डिवीज़न को मैनेज करना है। क्योंकि जब भी आप 0 से डिवाइड कर रहे होंगे यू विल बी गेटिंग द एरर, तो आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा। नाउ एआई असिस्टेंस के तौर पे आपको टिप्स हैं यहाँ पे जो कि कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स के हैं, जैसे अगर आपको एक्सप्लेन भी कोई एरर मिल रहा है तो आप इस सूरत में ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस एरर इन सिंपल वर्ड्स एंड टेल मी हाउ टू फिक्स। ठीक है, ये एक आपका छोटा सा बेसिक प्रॉम्प्ट है कि आप अपने एआई को बताएं कि भाई मेरा जो एरर है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और ये क्या एरर है। ठीक है, सेकंड आप अपने कोड को रिव्यू करवा सकते हो कि ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो, रिव्यू माय बिगिनर सी शार्प कैलकुलेटर कोड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट बट कीप द सॉल्यूशन बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, सेकंड आप दे सकते हैं प्रैक्टिस टास्क दे सकते हैं कि आप खुद से उससे टास्क निकलवा सकते हैं कि भाई मुझे कोई 5 टास्क निकाल के दे दो। बट इन तमाम के लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि आपने सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। आप एआई का कोड कॉपी तो करेंगे लेकिन आपने उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है ताकि आप सीखें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एआई से कोड कोड उठा उठा के अपना काम करते रहें, बट यू हैव टू लर्न एज वेल। ठीक है,
हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के तौर पे क्या आ जाता है कि आपने वेरिएबल बनाना सीख लिया आज के दिन में, ठीक है। टेक नेम एंड एज फ्रॉम द यूज़र इनपुट। अब आप एक बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जिस बड़े प्रोग्राम के अंदर आप यूज़र से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 3 मंथ की फ़ी निकाल सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आप खुद से परफॉर्म करने के काबिल हैं, सही। फिर फ़ी रिसिप्ट प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं इस तरीके का एक, इसको आगे इसे इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं कि जब भी कोई बंदा फ़ी पे करे तो हम उसे एक रिसिप्ट प्रिंट करवा के दिखा दें कि आपकी रिसीट ये है एंड सो ऑन। और फिर अगर आपको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिंक्स चाहिए तो आप यहाँ से सी शार्प की डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीड लाइन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर अभी अभी तक आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं किया सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। तो क्लास की समरी क्या है, हमने वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना सीख लिया, डेटा टाइप्स को हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज स्टोर करना सीख ली, ऑपरेटर की मदद से हमने अपना प्रोग्राम बनाना सीख लिया, रीड लाइन से हमने इनपुट लेना सीख लिया, और टाइप कन्वर्जन हमने छोटी सी देखी है कि जब स्ट्रिंग आए तो उसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको देख लिया है। और फिर हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लूप से फेल्स और स्विच केसेस की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे हम और ज़्यादा एडवांस वे में अपने प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। बट एक रिमाइंडर ज़रूर है कि आपने क्लास को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि क्लास को आपने अंडरस्टैंड करना है। कोड आपका जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कोड क्या कर रहा है, एंड बहुत डिटेल में आपको सब कुछ आना चाहिए। एआई की हेल्प लेनी है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।